स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो भी हमारा नया टॉपिक है कैन मैटर चेंज स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी स्टेट के हमने मैटर ली है, मानो कि सॉलिड स्टेट की मैटर ली है, लिक्विड स्टेट की मैटर ली है, गैसियस स्टेट की मैटर ली है, तो क्या हम कोई भी स्टेट की मैटर है क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर ये जो भी स्टेट की मैटर अगर चेंज हो रही है, मतलब कि मानो कि हमने सॉलिड स्टेट की कोई भी मैटर ली है, सॉलिड स्टेट की मैटर अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो कैसे होती है। जैसे कि हम एज फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आइस हमने लिया और आइस हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप सबको पता है कि आइस को हम जब भी कोई भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है उसके अंदर एक्चुअली में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी सॉलिड स्टेट का मैटर लिया है, सॉलिड स्टेट के मैटर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो कैसे होता है हमें ये अब तक पता नहीं है। तो कि जब भी हम सॉलिड स्टेट के मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तब क्या होता है, तो कि सॉलिड स्टेट के जो भी पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिल तो सकते नहीं है, मोशन तो नहीं कर सकते। ये पार्टिकल अगर यहाँ पे चला गया ऐसे तो कभी भी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट का जो भी मैटर है उसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, कि एक ही पार्टिकल हम लेते हैं तो कि वो भी 3 पार्टिकल से और ज्वाइन है। अगर यहाँ पे ये पार्टिकल लेते तो ये 1, ये भी 3, 4, 5, 6, तो कि 6 पार्टिकल से ज्वाइन है। तो एक ही पार्टिकल है तो कि एक ही पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से ज्वाइन होता है, और आप सबको पता है कि इसके अंदर की जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे लो होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हाई होता है। कि पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसी वजह से ये कोई भी मोशन तो कर नहीं सकते, तो जैसे ही हीट करते वो अपने ही स्पेस पे क्या करना लगेंगे, तो कि वाइब्रेशन करने लगेंगे। अब जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते ही जा रहे हैं तो वो क्या होगा, क्योंकि वो अपने जो भी स्पेस है, अपनी जो भी प्लेस है वहाँ पे वो वाइब्रेशन करना भी स्टार्ट कर देगा, तो वो बहुत जल्दी से वाइब्रेशन करेगा। पहले हमने थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की तो वाइब्रेशन किया, उसके बाद में फिर से हमने हीट प्रोवाइड की तो वाइब्रेशन, तो कि उसकी जो भी वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो भी अपने जो भी आजू बाजू वाले पार्टिकल्स है उससे वो इंडिपेंडेंट होके वो अपने आप ही मोशन करने लगेगा, मतलब कि वो वाइब्रेशन करना छोड़ देगा। और इसी तरह से ये जो भी पार्टिकल है, तो कि ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे ही मोशन करते हैं, ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो कि ये मोशन करने स्टार्ट कर देगा। और उसको हम क्या बोलेंगे कि सॉलिड स्टेट का पार्टिकल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड स्टेट का जो भी पार्टिकल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो कि उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी एक स्टेट की मैटर है वो दूसरे स्टेट की मैटर में कन्वर्ट हो गई। और उसके लिए हम जो भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जो भी हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे टेम्परेचर पे कि एट विच टेम्परेचर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड melting point is called melting point। अगर सॉलिड स्टेट की मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, और वो जो भी हमने अभी आपको कहा कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर आएगा कि क्या होगा कि सॉलिड स्टेट का जो भी पार्टिकल है वो अपने आजू बाजू वाले पार्टिकल से इंडिपेंडेंटली मोशन करने लगेगा। पहले क्या करता था, तो कि आजू बाजू वाले पार्टिकल से वो ज्वाइन था तो अपनी प्लेस पे ही वो वाइब्रेशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक टेम्परेचर ऐसा आया कि वो क्या करने लगा, तो कि अपने ही जो भी आजू बाजू वाले पार्टिकल्स है उससे क्या हो जाएगा, तो कि वो अनबाइंड होके अपने ही आप क्या करने लगेगा, तो कि इंडिपेंडेंटली मोशन करने लगेगा। और उसको हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट का मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपने आप ही मोशन कर सकता है। लिक्विड एंड गैसेस state of matter are fluid, but it is the
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आर रिजिड। तो ये सब आपको पता है। तो कि सॉलिड स्टेट का मैटर जब भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कि ऐसा टेम्परेचर कि जहाँ पे सॉलिड स्टेट का मैटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में अगर लिक्विड स्टेट का मैटर है, लिक्विड स्टेट का मैटर को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और लिक्विड स्टेट का मैटर अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड स्टेट का मैटर है, लिक्विड स्टेट का मैटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड स्टेट का मैटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हम जितना भी टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में अभी देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तो बात हो गई। तो एज फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं तो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। वाटर को हम कितने टेम्परेचर पे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हम कितने टेम्परेचर में वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कि वाटर का जो भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है। तो जो भी वाटर है तो कि हमें टेम्परेचर हम पता है कि टेम्परेचर हम दो, जो भी उसके टेम्परेचर का यूनिट है वो दो टाइप का होता है। एक तो कि डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहीट होता है और एक होता है केल्विन। तो कि हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो कि वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने केल्विन होते हैं। अगर आपको सेल्सियस में कुछ भी बात दी है और उसको अगर आपको बोले कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ कि इसको आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.50 केल्विन। ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि अगर आपको पूछे कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो कि केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कि इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, 27 प्लस 273.50 केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा, 300.50 केल्विन। तो यहाँ पे ये सेल्सियस था, सेल्सियस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। तो कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे आप कर सकते हो कि जो जितना भी सेल्सियस दिया है तो कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो यहाँ पे आप 0 प्लस 273.50 केल्विन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 27 डिग्री दिया था और 27 डिग्री को मैंने कहा कि केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 27 प्लस 273.50 केल्विन करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। अगर मैंने आपको ऐसा दिया है कि 373.50 केल्विन है और उसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो कि 373.50 माइनस आप क्या करोगे, तो कि 273.50 इज इक्वल टू आपका जितना भी आंसर आएगा तो कि वो आंसर आपको क्या बताएगा कि डिग्री सेल्सियस उतना आपका आंसर आया। तो कि आंसर मानो कि आपका आया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो गया। तो कि यहाँ पे केल्विन था, केल्विन को आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सम भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलते हैं। तो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझने से पहले मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू ये समझाती हूँ कि ग्राफ के थ्रू आप समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये ग्राफ जो भी बुक के अंदर नहीं दिया है इसीलिए आपको ये ड्रॉ भी नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ग्राफ है वो ड्रॉ कर रही हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्चुअली में क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कि मानो कि ये हमने एक ग्राफ लिया है
उसमें इस साइड पे हमने ली है हीट, इस साइड पे हमने लिया है टेम्परेचर, और यहाँ पे हम वाटर की बात करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन को समझने के लिए हम वाटर की बात करते हैं, तो कि दोनों समझने के लिए सबसे पहले हमें वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो कि हमें पता है कि वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कि मानो कि आपने कोई भी आइस लिया है और वो आइस आपका -4 डिग्री सेल्सियस पर आपने कोई भी आइस लिया है यहाँ पे, और -4 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस है, उसको आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका टेम्परेचर है वो यहाँ से राइज हो रहा है, ऐसे ही राइज हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जब भी आपकी ये 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप हीट देते हो तो फिर से टेम्परेचर राइज होता है, और उसके बाद में अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर से टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ पे आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर ही रहे हो, उसमें वहाँ पे आप कहीं पे भी रुक नहीं रहे। पहले हम मानो कि -4 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी आइस ले रहे, ऐसा तो नहीं है कि सभी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहते। हमें भी पता है कि जब भी सर्दी की सीज़न होती है, विंटर सीजन, विंटर के सीज़न में जो भी टेम्परेचर है 0 से भी कम, माइनस में भी चला जाता है, तो तभी भी जो भी आइस है और जो भी वाटर है वो आइस के फॉर्म में ही रहता है, उसमें कोई भी आइस का कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो जाता। तो कि -4 डिग्री का कोई भी हमने आइस लिया है, नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कि यहाँ पे टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर हम गए तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, नीचे से हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे। तो कि सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले लेटेंट किसको कहते हैं? तो कि लेटेंट का मतलब होता है हाइड, हिडन, यानी कि कोई भी चीज़ छुपी हुई है, कोई भी चीज़ छुपी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब कि कोई भी चीज़ छुपी हुई है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब कि यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर ही रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट ही हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट ही रह रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट कहाँ गई? तो कि वो हीट हमें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमने यहाँ पे जो भी हीट है, यहाँ पे बीच में हम जो भी हीट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। उसके बाद में यहाँ पे जो भी था वो सॉलिड स्टेट का था। जब तक सॉलिड स्टेट का पूरा मैटर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती है, यानी कि तब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज आता नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे हम नीचे से हीट दे ही रहे हैं, तो कि ये आपका जो भी डिफरेंस है, तो कि मानो कि यहाँ की हमें जो भी हीट है वो इसको Q2 लेते, इसको Q1 लेते, तो कि Q2 माइनस Q1 है उसको हम ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कहते हैं। तो कि डेफिनेशन क्या होगी कि अगर 1 kg सॉलिड स्टेट के मैटर है उसको लिक्विड स्टेट के मैटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक पूरा का पूरा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो हम नीचे से दे ही रहे, तो इन दोनों के बीच की जो भी हीट है उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसके बाद में दूसरी है तो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसमें भी सेम टू सेम ही होगा कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज होगा नहीं, लेकिन नीचे से हम हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो कि उस हीट को हम हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है? तो कि लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि यहाँ पे
इसको हम लेते हैं Q4, इसको लेते हैं Q3, तो Q4 माइनस Q3 उसके बीच का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि एक किलोग्राम सब्सटेंस है, 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे से जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और 1 लीटर सब्सटेंस है, 1 लीटर का लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, उसको अगर हम गैसियस स्टेट के मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम यहाँ पे बीच में जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम बोलते हैं। तो कि यहाँ पे जो भी ये आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड स्टेट का मैटर है, उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट के मैटर को आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस से स्टेट के जो भी मैटर है उसको आप हीट प्रोवाइड करना बंद करते हो, यानी कि उसको कोल्ड करते हो, उसको ठंडा करते हो, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड स्टेट की मैटर है तो कि लिक्विड स्टेट के मैटर को आप अगर ठंडा करते हो, उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, तो यहाँ पे लिक्विड कहाँ पे हो जाएगा, सॉलिड। इसका आपको वेल नोन एग्जाम्पल पता है, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो कि ये तीनों है वो इंटरचेंजेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है, सॉलिड में से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, आइस में से वाटर में, वाटर में से वाटर वेपर में, उसके बाद में वाटर वेपर में से फिर से वाटर में, और वाटर में से फिर से आइस में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कि यहाँ पे जो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, तो कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो कि मेल्टिंग पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम क्या यूज़ करते हैं, तो कि मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो कि जो भी सॉलिड स्टेट का मैटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और यहाँ पे जो भी लिक्विड स्टेट है, तो कि 1 लीटर लिक्विड स्टेट का मैटर है उसके जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, तो कि बॉइलिंग पॉइंट पर हम जितना भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर हम जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अभी हम देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि मानो कि हमारे पास में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो कि वो तीनों की प्रेशर, अगर उन तीनों को हम प्रेशर देते हैं तो उसके ऊपर कौन सी इफेक्ट होती है, क्या वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाते हैं, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो कि वो हम आगे भी देख चुके हैं कि कंप्रेसिबिलिटी है, तो कि कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा गैसियस में होती है, उसी वजह से हम जो भी गैस है उसको कंप्रेसिबल करके कोई भी सिलेंडर है उसके अंदर फिल कर सकते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ये हम सबको पता है, हमने आगे भी देख लिया। तो कि अगर हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड स्टेट मैटर लेते हैं, लिक्विड स्टेट मैटर लेते हैं और गैसियस स्टेट की कोई भी हम मैटर लेते हैं, तो कि ये तीनों हमने मैटर ली है, तो कि तीनों मैटर में कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, गैसेस में। मानो कि हमने एक सिलेंडर लिया, ऊपर से हमने पिस्टन लगाया और नीचे हमने गैसेस के पार्टिकल रख दिए, यहाँ पे लिक्विड स्टेट मैटर के पार्टिकल रख दिए और यहाँ पे सॉलिड स्टेट मैटर के पार्टिकल। तो क्या आपको यहाँ पे 3 डिफरेंस मैंने बताया, उसी ऊपर से आप समझ पा रहे हो कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी।
कि गैसियस के अंदर क्या है, तो कि पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है। बहुत ही ज्यादा स्पेस होने की वजह से हम उसको अगर कंप्रेसिबल करना चाहते तो वो इजीली कंप्रेसिबल हो जाएगा। लिक्विड के पार्टिकल के अंदर गैस की कंपैरिजन में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होती, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी गैस की कंपैरिजन में क्या होगी, तो कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी गैस की कंपैरिजन में लो ही होगी। और सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही छोटी छोटी स्पेस होती है, तो कि सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, तो कि सॉलिड की होगी। तो प्रेशर की अफेक्ट सबसे ज्यादा कौन सी मैटर पर पड़ेगी, तो कि गैस पर पड़ेगी। उससे कम किसके ऊपर पड़ेगी, तो कि लिक्विड पर। और यहाँ पे सबसे कम किसके ऊपर, तो कि सॉलिड पर। ओके, उसके ऊपर से हम यहाँ पे ये आपको यहाँ पे 6 डेफिनेशन दी है जो आपके इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दिया गया है। तो कि यहाँ पे मैंने आपको इजीली सिर्फ बता दिया है कि कौन सी जो भी हम अगर सॉलिड स्टेट के मैटर है, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन, जो हमने अब आगे भी पढ़ लिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी पढ़ा कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो कि मानो कि आइस है, आइस हमने लिया, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। उसके बाद में है अगर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में कोई भी लिक्विड वाला पार्ट आता ही नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो कि डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये सब्लिमेशन का यूज कहाँ पे होता है, तो कि मानो कि आपको एज फॉर एग्जाम्पल 2 मिक्सचर दे दिए, 2 कंपाउंड है, उसका मिक्सचर आपने दे दिया है कि एक NH4Cl दिया है, एक आपको दिया है NaCl। अब कहते हैं कि दोनों में कलर दोनों का सेम ही होता है। आपने जो भी कॉमन सॉल्ट NaCl देखा ही है, जो भी घर में खाने के लिए यूज करते हैं, उसका सेम टू सेम कलर, NH4Cl का भी वैसा ही कलर होता है और NaCl का भी सेम टू सेम कलर ही होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, तो कि वो आपको कलर में से नहीं पता चलेगा कि वो ये कलर है। अगर हमें रेड कलर के कोई भी पार्टिकल दे दिए, ग्रीन कलर के पार्टिकल दे दिए, दोनों को मिक्स कर दिए और आपको बताया कि इन दोनों को अभी सेपरेट करके बताओ, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप रेड कलर है तो उसको थोड़ा अलग कर दोगे और ग्रीन को अलग कर दोगे। लेकिन यहाँ पे दोनों व्हाइट ही कलर के पार्टिकल भी सभी सेम ही है, तो उसको आप कैसे जो भी अलग है वो कर सकते हो। तो कि ये क्या है, तो कि ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है और ये सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। मतलब कि इसको अगर आप हीट करते हो तो ये सॉलिड स्टेट का है तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और ये सॉलिड स्टेट का है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि हम इसको NaCl तो सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो कि अगर हम यहाँ पे कोई भी इस मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम अगर एक चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर दोनों मिक्सचर को हम ले लेते कि NH ये चाइना डिश ली है, नीचे से हमने बर्नर से हीट करना है, तो कि और यहाँ पे एक जो भी स्टैंड है वो भी लगाना पड़ेगा, वैसे तो ये होगी नहीं है। तो कि ये चाइना डिश है और चाइना डिश के अंदर हमें क्या लेना है, तो कि हमें जो भी मिक्सचर दिया है ना वो इस चाइना डिश के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि NH4Cl दिया है और NaCl है, वो इस चाइना डिश के अंदर हम ले लेते हैं। अब क्या होगा, तो कि ऊपर हम कोई भी फनेल इसके ऊपर रख देते हैं, एक फनेल हमने इसके ऊपर रख दिया और इसका जो भी ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने जो भी कॉटन है, कॉटन से बंद कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही नीचे से हीट दोगे तो NH4Cl तो जैसे ही गर्म करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड में से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऊपर से हमने बंद कर दिया तो वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे ये जो भी हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये जो भी हिस्सा है यहाँ पे ही आपको मिलेगा। अब आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने गर्म कर दिया और आपने देखा कि NH4Cl है वो ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ से हीट करना इसको बंद कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो NH4Cl है वो
बाद में क्या होगा तो कि गैस में से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिलेगा तो कि NH4Cl मिलेगा, नीचे आपको क्या मिल जाएगा NaCl। तो आप इजीली इन दोनों को अलग कर सकते हो कि NH4Cl है ऊपर हो गया तो ऊपर हमने NH4Cl सभी मिल गया, NaCl हमें क्या मिल जाएगा नीचे के चाइना डिश में। तो यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिल जाएगा ये वाला हिस्से में, ये जो भी मैं रेड कलर से बता रही हूँ वो इतना आपको NH4Cl था वो मिल गया और नीचे आपका क्या रह गया इसके अंदर जो मैं आपको ये ब्लैक कलर से दिखा रही वो हमारा NaCl। तो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। तो यही प्रोसेस में ये सब्लिमेशन है वो यूज होता है कि एक सब्लिमेबल सब्सटेंस दिया है, इसका एक दूसरा एग्जांपल कैम्फर भी है कि कैम्फर भी क्या है सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो ऐसे आपको कोई भी मिक्सचर दिया है उसमें अगर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो आप इस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद में है लिक्विड में से सॉलिड में, यानी कि जो भी वाटर है वाटर को हम फिर से आइस में कन्वर्ट करते हैं तो कि उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद में अगर लिक्विड दिया है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो कि अभी हमने देखा कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको हमने लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम बोल सकते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस हो रही है तो कि लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे वेपराइजेशन। उसके बाद में अगर गैस को फिर से सॉलिड में यानी कि NH4Cl फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। और अगर गैस है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि वाटर वेपर है, वाटर वेपर को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमने जो भी प्रेशर है तो कि प्रेशर का चेंज क्या होता है सॉलिड लिक्विड और गैस में, और ये हमारी जो भी 6 डेफिनेशन हमने ये पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है उन सभी प्रोसेस की यहाँ पे एक ही साथ में आपको डेफिनेशन दे दी है कि यहाँ पे अगर सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होता है, गैस का सॉलिड में, लिक्विड में, तो कि क्या होगा क्योंकि कोई भी स्टेट की मैटर है वो कन्वर्ट होती है एक दूसरे में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे बताएं।